All right, so let us start with next question of magnetic fields due to electric currents. अगला क्वेश्चन, a cylindrical conductor of radius r is carrying constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field B with distance d from the center of the conductor is correctly represented by which of the following figures? अब ऐसा है, आपके पास एक कंडक्टर है. Let us say this is a conductor that you have, and of course you should remember हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था. उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका एक्सिस दिखाना पड़ेगा. उसका एक्सिस दिखा देते हैं यहाँ पे, एक्सिस, और इसका जो रेडियस है दैट इज r. So this much distance is r. So distance from the axis to the surface is radius of this wire conductor. And आपको पूछा है कि how does the magnetic field vary? जैसे ही आप एक्सिस से अवे जाओगे, how does the magnetic field vary? तो अगर आपको याद होगा हमने इसके लिए दो पॉइंट्स लिए थे. एक पॉइंट हमने लिया था इनसाइड, मतलब ये जो डिस्टेंस d है, that distance d is less than radius, और एक पॉइंट हमने लिया था बाहर, मतलब that distance d, कौन सा डिस्टेंस d जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, इट इज ग्रेटर देन r, राइट. अब इसका एग्जैक्ट करेक्ट वेरिएशन ऑफ ग्राफ कैसा आएगा ये पता होना चाहिए. तो इफ यू रिमेंबर हमने दो फॉर्मूला बनाए थे. नंबर वन, फॉर अ पॉइंट इनसाइड द वायर, for a point inside the wire, मतलब distance d is less than r. इसके लिए अगर आपको याद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन बाय म्यू 0 बाय 4 पाई 2id बाय r स्क्वायर. ये याद होना चाहिए, 2id बाय r स्क्वायर. नाउ as you can see, mu 0 constant, 4 pi constant, 2i constant, r square constant. So field is proportional to d, directly proportional to d. Directly proportional to d मतलब y is proportional to x, मतलब y equal to mx का फॉर्म, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना. मतलब वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड शुड वेरी एज अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर वेरिएशन होना चाहिए, लीनियरली वेरिएशन होना चाहिए. कहाँ पे लीनियर वेरिएशन दिखता है आपको? आपको दिखता है यहाँ पे दिखता है नहीं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वायर के अंदर फील्ड इज जीरो. वो कहाँ होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है? नहीं. ये क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. और इस केस में वायर के अंदर, इनसाइड वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो. मतलब ये तो नहीं हो सकता. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, देन अब और एक चीज आपको पता होनी चाहिए. यू शुड नो वन मोर थिंग. फॉर अ पॉइंट आउटसाइड, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड दैट इज r, सॉरी, डिस्टेंस d ग्रेटर देन r. तो जो डिस्टेंस d है वो वायर के रेडियस से ज्यादा है, मतलब पॉइंट जो है वो बाहर है, राइट. गुड. अब आपको याद होगा इस केस में तो हमने कितनी बार ये फॉर्मूला यूज किया है. इफ यू रिमेंबर, म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय डिस्टेंस. r मत लिखना यहाँ पे, r यहाँ पे रेडियस है, d इज डिस्टेंस. तो व्हाट डू यू सी? b इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d. मतलब वायर के बाहर इट विल बी फॉलिंग समथिंग लाइक दिस. ओके, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना, क्योंकि 1 बाई डी वेरिएशन मतलब इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन ए ग्राफ का मतलब ये है कि वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट. मतलब कितने भी डिस्टेंस में मेजर करो कांस्टेंट. ऐसा होता है क्या? नहीं. तो ये नहीं आएगा, राइट. अब बचा आपके पास बी और डी. बी ग्राफ इज टेलिंग यू कि वायर के इनसाइड वेरिएशन लीनियर भी है और कांस्टेंट भी है. मतलब वायर के अंदर किसी भी डिस्टेंस में मैं फील्ड मेजर करूं तो वो लीनियरली भी चेंज हो रहा है और वो कांस्टेंट भी है. ऐसा होता है? नहीं. तो एक ही ग्राफ बचा, ऑप्शन नंबर बी. दैट्स इट. इनसाइड इज स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड इज 1 बाय डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ionized hydrogen atoms, how many electrons in hydrogen atom? 1. अगर वो भी एक निकाल दिया तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मतलब ओनली 1 प्रोटॉन, तो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम मतलब प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को हटा दिया मतलब आयोनाइज किया तो उसका मतलब क्या बचा? ओनली अ प्रोटॉन। तो ये पता होना चाहिए, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम इज अ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन विथ मोमेंटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, विथ मोमेंटा, विथ इक्वल मोमेंटा नहीं बोला। अगर विथ इक्वल मोमेंटा बोला होता तो प्रोटॉन का मतलब आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम का और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम बोला है क्या? नहीं। तो अभी हमको 2 केसेस से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एक में आएगा ऑप्शन बी, एक में आएगा ऑप्शन सी। विल सी दैट ये दोनों पार्टिकल एंटर कर रहे हैं कहां पे? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, क्योंकि परपेंडिकुलर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परपेंडिकुलर मतलब ये कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्वेचर प्रोवाइड करेगा पार्टिकल को, सो पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, दिस इज qvb, vv कैंसल, तो r इज इक्वल टू mv बाय qb, राइट? mv बाय qb। अब आपको पूछा है द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ देयर पार्ट्स, किसका? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम मतलब प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का रेशियो। अब देखो 2 केस है इसमें, तो यहां तक तो कॉमन चलेगा। अब केस 1 एंड केस 2 मतलब पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। अब सिर्फ एक वर्ड इक्वल बोल दिया होता तो खत्म, अभी नहीं बोला इक्वल, क्या करेंगे? तो हम बोल देंगे नंबर 1, इफ मोमेंटम मतलब P, इफ मोमेंटा आर नॉट इक्वल, इफ मोमेंटा आर नॉट इक्वल, मोमेंटा इक्वल नहीं है पर बट वेलोसिटी इक्वल है, मतलब बट v इज कांस्टेंट। तो इस केस में हमने फील्ड चेंज किया नहीं, तो कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है? v, तो v और b कांस्टेंट मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू m बाय q। ये आएगा आपका पहला केस। अब इसमें ऐसा है, r हाइड्रोजन अपॉन r अल्फा is equal to mass of ionized hydrogen upon charge on ionized hydrogen upon mass of alpha into charge of alpha. Mass of ionized hydrogen is only proton, mass of proton, charge on proton is e, charge on alpha is 2e। 4e मत बोल देना, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। अपॉन मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कैंसल 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 कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ये आ गया आपका पॉसिबिलिटी 1, ऑप्शन नंबर C. Similarly, you will have possibility number 2. Possibility number 2 is when you have momentas equal. This is nothing but momentum. M is momentum P upon QB, right? Possibility 2. So in possibility number 2, you will have P constant, और अगर P constant है तो B तो वैसे भी constant है, तो R is proportional to 1 upon Q. So therefore R is proportional to only charge. So R H upon R alpha is Q alpha by Q H. Charge on alpha particle is 2 times of E and that of proton is only E. So 2:1. 2:1 is option number B. तो अब अभी क्योंकि इक्वल मोमेंटा ये वर्ड यूज किया होता तो सीधा सीधा ये सोल्यूशन था, अभी नहीं किया है तो 2 पॉसिबिलिटी है। So this is how you are supposed to solve. Next question. Good. So here you have a circular loop of a wire. तो एक circular loop है वायर का and a long straight wire, और एक long straight wire है। Carry current IC, loop में current IC और wire में IE. Okay. Assuming that these are placed in the same plane. Same plane मतलब अगर loop इस board में है तो wire भी इस board में है, मतलब दोनों XY plane में है बोल सकते हो।
right? Then the magnetic field will be zero at the center of the loop when the separation h is. तो वायर और लूप में कितना सेपरेशन रखना चाहिए so that the field is zero. तो first of all what they are trying to tell you is कि जो वायर का करंट है वो जो सेंटर ऑफ द लूप पे फील्ड जनरेट करेगा और लूप का जो करंट है वो जो सेंटर ऑफ द लूप पे फील्ड जनरेट करेगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ तो वो कैंसिल होगा नहीं. So that is why it is important to understand that field due to loop and field due to long straight wire both should have same magnitude but opposite direction at the center of the loop. So to solve this question, सबसे पहले you should know what is the magnetic field at the center of the loop. एक काम करता हूँ, लूप को मैं बोल देता हूँ B1. तो पहला केस है लूप का और लूप की फील्ड को मैं बोल देता हूँ B1. What is the formula for mu 0 I by 2r? लूप में नीचे पाए नहीं आता है, mu 0 I IC by 2r, करेक्ट. और वो जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर का जो केस था उसका जो फील्ड आएगा वो आएगा mu 0 by 4 pi 2i by h, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप यूज करते हो वो होता है डिस्टेंस के लिए, नीचे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर. ओके, और करंट कितना है I E H, ये 1 और ये 2, राइट. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the question you have B1 equal to B2, therefore mu 0 IC by 2r equal to mu 0 IE by 2 pi h. 2 कैंसल, ये भी कैंसल, h is equal to, आपको डिस्टेंस तो पूछा था, h equal to IE into r upon IC into pi. So IER upon IC pi, IER upon IC pi, option number A. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. An alpha particle and proton travel with same velocity. Alpha particle and proton. अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, प्रोटॉन मतलब आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, एंटर विथ सेम वेलोसिटी. लुक एट पॉसिबिलिटी 1, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट. आगे आपको बोला है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ठीक है, दे आर एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट. द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ सर्कुलर पाथ इज an alpha particle and a proton travel with same velocity in a magnetic field perpendicular to the direction of their velocities. Find the ratio of radii of circular path. Look, ionized hydrogen atom मतलब proton and alpha particle, they enter into perpendicular magnetic field, same. The ratio of their radii will be, अगर V constant तो possibility number 1, option number C, answer 1:2. तो ये हमने ऑलरेडी करके रखा है. इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 39 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 39 पॉसिबिलिटी 1. सो सिमिलर टू क्वेश्चन 39 पॉसिबिलिटी 1, केस 1. तो इसके लिए ऑप्शन आएगा B, 1:2. नेक्स्ट क्वेश्चन. A horizontal overhead power line. Overhead मतलब आपके सर के ऊपर, overhead power line. So there are two types of power lines. Overhead जो normally हम use करते हैं, एक होता है underground होता है ना, right? So at a height of 4 meters from the ground carries a current of 100 ampere from east to west. The magnetic field directly below it on the ground is. आपके पास एक पावर लाइन है, मान लो ये पावर लाइन है,
एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, इसमें करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, और जो पॉइंट है वो नीचे है ना, नीचे, क्योंकि ये पावर लाइन इज ओवरहेड, राइट। देन और ये डिस्टेंस कितना बोला है आपको, 4 मीटर। तो इस 4 मीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका आपको पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज हाउ डू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड? म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I बाय डिस्टेंस, है ना। तो म्यू 0 बाय 4 पाई 10 पावर माइनस 7 2, करंट कितना 100, मतलब 10 पावर 2, डिस्टेंस कितना 1 एंड 10 पावर माइनस 7 एंड प्लस 2 इज माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 1 बाय 2 हाउ मच 0.5, 1 by 2 is 0.5, तो 0.5 into 10 power minus 5, मतलब 5 into 10 power minus 6 टेस्ला। स्ट्रेट अवे, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक। अब सिर्फ आपको पता करना है साउथवर्ड या फिर नॉर्थवर्ड, है ना। वेयर इज ईस्ट? आई डोंट नो, आई विल से मेरे पीछे ईस्ट, ओके। या फिर बिकॉज राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हो तो ये जो मैं यहाँ पे ब्लैक हैंडल दिख रहा है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, राइट। करंट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ माय थंब, करेक्ट, राइट। और वो जो पॉइंट है वो नीचे है, नीचे है, राइट, गुड। आपको पता होना चाहिए ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ, और इस तरफ आएगा साउथ, है ना। मतलब जो मोबाइल पे देख रहे हो, आपके मोबाइल से बाहर आ रहा है नॉर्थ, मोबाइल के अंदर जा रहा है साउथ, गुड गुड। पॉइंट कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है वायर के? नीचे। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये फिंगर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कहाँ पे, साउथवर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी, तो इट इज साउथवर्ड्स। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया डायरेक्शन, आई विल जस्ट रिपीट द डायरेक्शन अगेन। द थिंग इज वायर, इमेजिन दिस वायर, ये एक आपके हाथ में वायर है, ये हैंडल इज ईस्ट, दैट पॉइंटर इज वेस्ट, करंट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इमेजिन द वायर टू बी इन योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच्ड गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स आर कर्ल्ड, राइट। तो नीचे, नीचे क्योंकि पॉइंट कहाँ है, नीचे है, तो नीचे फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनसाइड। इनसाइड मतलब ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे साउथ होता है, तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ। So 5 into 10 power minus 6 Tesla southwards. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. This question we have already done many times. आपको याद होगा इस चैप्टर का शुरुआत का ही पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, राइट, उसको हमने पहले एक टर्न देके एक सर्कुलर लूप बनाया, मैग्नेटिक फील्ड था B1, फिर हमने उसी वायर को 2 टर्न दिए, उसमें से सेम करंट पास किया, तो हमारे पास ऐसा था एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, फिर हमने पहले उसको एक टर्न दिया जिसका रेडियस था R1, करंट स्टेडी I, फिर इसी सेम वायर को हमने 2 टर्न दिए, इसका रेडियस है R2 विच इज हाफ ऑफ R1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने N1 बोला था 1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने N2 बोला था 2। मैंने आपको बताया था फाइनल केस का मैग्नेटिक फील्ड इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल केस वेयर n you have defined as N2 by N1. Read the question. A long wire carries a steady current. Current should be same. Yes, दोनों केस में current is steady. It is bent into a circle of 1 turn. पहले 1 turn and magnetic field at the center is B. तो यहाँ पे पहले केस में फील्ड इज B, B1 की जगह पे B, राइट। इट इज देन बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, राइट। तो हमारे केस में पहला N1 1 था, यहाँ पे भी 1 है, दूसरा N2 2 था, यहाँ पे इस केस में क्या है n, तो इस केस में क्या आएगा n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n, गुड। तो यहाँ पे भी नीचे n है। नाउ they're asking you what is the magnetic field in the second case if the current is the same. हो गया, क्वेश्चन खत्म। B1 को B बोलो और n is N2 by N1, but N2 is n and N1 is 1, तो B into n square, ऑप्शन नंबर
बी, खत्म। ये क्वेश्चन हमने तीसरी बार सॉल्व किया है। एक बार n इक्वल टू 2 के लिए था, एक बार n इक्वल टू 3 के लिए था, और एक बार जनरल फॉर्मूला हो गया। तो यू डोंट हैव टू राइट दिस, इट इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, important and interesting, very important and very interesting question. Okay, now नॉन प्लेनार लूप, मतलब लूप तो है लेकिन सेम प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनार, इसको नॉन कोप्लेनार भी बोल सकते हो, राइट, ऑफ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I, इसमें करंट I है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज शोन हियर। देन आगे आपको बोला है is placed as shown in figure, each of the straight sections of the loop is of length 2a, तो ये 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, मतलब everything is 2a, even this is 2a and this is 2a and this is 2a and this is also 2a and this is also 2a, so all the straight sections are 2a 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 and 2a. Okay, the magnetic field due to this loop at a point P which is A0a, A0 मतलब कौन सा प्लेन, XZ प्लेन, गुड, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, वेरी गुड। तो XZ प्लेन में वो पॉइंट है। आपको पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट इन द डायरेक्शन। आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव ही नहीं करना है, आपको सिर्फ चाहिए डायरेक्शन। गुड, बहुत इजी क्वेश्चन, जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना इजी है। And this is from your JEE part basically. पहली चीज याद रखना, लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। ये जो आपका स्क्रीन है मोबाइल का या फिर ये बोर्ड, दिस इज X, दिस इज Z और Y अंदर डाल दिया उन्होंने, आई विल शो हियर टुवर्ड्स यू, राइट, दिस इज Y, राइट। लूप कैसा है, लूप ऐसा है, देखो, एक तो XY प्लेन में है और एक YZ प्लेन में है ना। तो लूप कैसा है, लुक, ये आ गया आपका XY प्लेन, राइट। तो लूप इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा, फिर गुड, यस। देन अब आगे यू शुड नो, जब ये सेक्शन जो है यहाँ पे, इफ यू सी दिस सेक्शन, लेंथ इज 2a, करंट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसका अपोजिट सेक्शन लेंथ इज 2a, करंट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा भी तो इक्वल करेगा, क्योंकि दोनों में करंट कितना है, सेम। और जो भी पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे, आपका XZ प्लेन में, मतलब इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट, क्योंकि Y तो बाहर आ रहा था, तो XZ प्लेन मतलब ये बोर्ड। तो वो जो पॉइंट है जहां पे आपको फील्ड निकालना है, वो पॉइंट इन दोनों सेक्शन से सेम डिस्टेंस पे होगा, राइट। डिस्टेंस सेम, करंट सेम, ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट। तो फील्ड्स क्या करते हैं, कैंसल, वेरी गुड। तो फील्ड्स विल कैंसल आउट हियर। इसका मतलब द आइडिया इज ये और ये दे विल नॉट कंट्रीब्यूट। व्हाई? बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन, दे आर इन द सेम प्लेन। क्योंकि देखो वो जो एक लाइन है वो और दूसरा लाइन, दोनों के दोनों सेम प्लेन में। ऐसा नहीं चलेगा कि एक लाइन XY प्लेन में दूसरा YZ प्लेन में है, दे डोंट कैंसल आउट ईच अदर। कैंसल कब होगा, जब दे आर इन द सेम प्लेन, और करंट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ द पार्ट शुड बी एट द सेम डिस्टेंस, राइट। देन अगेन दिस वन आल्सो, लुक, 2a, ये भी 2a, प्लेन सेम, यस, करंट अपोजिट डायरेक्टेड, यस, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मतलब फील्ड कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा, ओनली 2 पार्ट्स। और लकीली ये XZ प्लेन, XY प्लेन में है और दूसरा YZ प्लेन में है, इसलिए अगर ये दोनों भी सेम प्लेन में होते, मतलब इट इज लाइक जस्ट लाइक योर फोल्डेड बुक। तो ये जो है आपके फोल्डेड बुक जैसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर अनफोल्ड कर दोगे तो गया, टोटल इज 0। ओके, तो यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर, 2 ही पार्ट्स कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, आई विल हाईलाइट देम। तो एक तो ऐसा है, अब ऐसा है मतलब कैसा है, मतलब पॉजिटिव Y के डायरेक्शन में जा रहा है करंट, कहां जा रहा है, पॉजिटिव Y। ओके, हमने Y एक्सिस बाहर लिया, लेकिन उन्होंने
अंदर लिया, अभी अंदर लिया तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया तो राइट हैंड thumb rule, right hand thumb rule. Look, this is the wire which is going inside, and thumb rule, thumb current, curled finger, point कहाँ था? Point कहाँ था? A0A, मतलब point यहाँ पे ऊपर है, ऊपर है ना? A मतलब x पॉजिटिव और 0 मतलब y, तो 0 मतलब x z प्लेन में और z भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। इसका मतलब हाँ बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन दोनों पॉजिटिव मतलब वो ऊपर है, राइट? तो ये वायर है एंड यहां से करंट जा रहा है इनसाइड, पॉइंट कहाँ है? ऊपर। कर्ल फिंगर कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट मतलब कौन सा एक्सिस? हाँ, मतलब जो पहले पार्ट का फील्ड है, पहले पार्ट का जो फील्ड है B1, वो आएगा इन पॉजिटिव x मतलब आई कैप डायरेक्शन में। क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? राइट हैंड थंब रूल। और तुम देखो कि ये वायर अंदर है, ये करंट अंदर जा रहा है, मैंने इस वायर को इमेजिन किया, मेरे राइट हैंड में थंब जा रहा है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया और पॉइंट ऊपर होने की वजह से फिंगर्स आर टू द राइट। अगर यही पॉइंट नीचे होता तो फिर राइट की जगह पे लेफ्ट। तो राइट मतलब क्या? यहाँ पे एक्स डायरेक्शन मतलब क्या? आई कैप। तो B1 पहले के फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा पॉजिटिव x में। गुड। अब जहां जहां पे आई कैप नहीं है या आई कैप नेगेटिव है, वो तो हो नहीं सकता, आई कैप है ही नहीं होगा। देन अभी आ गया दूसरा पार्ट, वायर का दूसरा पार्ट। तो अब ये आ गया आपका वायर का दूसरा पार्ट लाइक दिस, ओके। और इसमें जो करंट है वो आ रहा है बाहर की तरफ, मतलब इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव वाई। मतलब अभी सिर्फ इतना ही करना है आपको, ये वायर ऐसा लिया, थंब इज कमिंग आउट मतलब इट इज नेगेटिव वाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ओके। एंड ये जो पॉइंट है जहां पे आपको फील्ड फाइंड करना है वो टू द लेफ्ट है, है ना? लेफ्ट में है ना? लेफ्ट में। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, करंट इज कमिंग आउट और पॉइंट इज टू द लेफ्ट, राइट। ठीक है, तुम्हारा राइट, ओके, राइट टू द राइट, आपके लिए राइट में। तो ये वायर के उस साइड में है। वेयर इज फिंगर? ऊपर मतलब कौन सा एक्सिस? प्लस जेड मतलब प्लस के कैप। वेरी गुड। तो ये जो सेकेंड पार्ट था उसका जो फील्ड था वो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो जा रहा है ऊपर, मतलब B2 पॉजिटिव के कैप, और जो पहले पार्ट का था वो था B1 पॉजिटिव आई कैप। मतलब दो ही कंपोनेंट है, प्लस आई और प्लस के। तीन कंपोनेंट तो आएंगे ही नहीं, दो ही कंपोनेंट, आई कैप एंड के कैप, दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सिर्फ एज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे दिशा भूल चलेगा नहीं। इफ यू गो डायरेक्शनलेस हियर, यू गो मार्कलेस और नेगेटिव मार्क डायरेक्शंस। मैं वापस बता देता हूँ, पहला जो पार्ट था उसमें करंट जा रहा था अंदर, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर राइट हैंड थंब रूल। तो यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस, और वो जो पॉइंट है वो ऊपर है, तो फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट मतलब पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप। दूसरे केस में करंट इज कमिंग आउट, राइट। और जो पॉइंट है वो वायर के राइट साइड में है, तो फिंगर्स कहाँ दिखा रहे हैं? अप, मतलब पॉजिटिव के कैप। तो आई कैप और के कैप दोनों पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी नहीं भी समझा होता, एक चीज तो समझ में आ गई कि आई कैप और के कैप आएगा, जे कैप तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में जे कैप है, ऑप्शन नंबर बी में तीनों है, ऑप्शन नंबर सी में तीनों है, तो एक ही आंसर बचता है।
राइट, गुड। तो इसका भी टेंशन लेना नहीं, सिर्फ समझ लेना आई कैप और के कैप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. आपके पास एक सोलेनोइड है, मान लो ये सोलेनोइड है, आपको पता है सोलेनोइड पे क्या होता है, वाइंडिंग। सो देयर आर वाइंडिंग्स ओवर हियर। आई विल नॉट शो अ लॉट ऑफ वाइंडिंग्स, ओनली अ फ्यू। तो यहाँ पे वाइंडिंग्स है, तो यू हैव वाइंडिंग्स ओवर हियर, देन यू हैव एक्सिस ऑफ सोलेनोइड ओवर हियर, एंड आपको बोला है कि ये जो सोलेनोइड है, इट प्रोड्यूसेस द फील्ड ऑफ बी अलोंग द एक्सिस। अगर करंट को डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने हाफ कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल एन को हाफ किया, तो फील्ड में क्या चेंज होगा? आपको पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज फील्ड, म्यू 0 एन आई। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड ड्यू टू करंट थ्रू दिस वाइंडिंग, हमने प्रूव किया है ये, म्यू 0 एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। I is steady current. अब what do you see? You see कि B depends on N and I. तो B2 by B1, B2 by B1 is N2 I2 upon N1 I1. अब उन्होंने क्या बोला है, आप किसको हाफ कर रहे हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल n को हाफ कर रहे हो। स्मॉल n को हाफ करना मतलब N1 by 2, या तो और भी इजी तरीका है, वेरी सिंपल। N2 is half of N1, बराबर। तो N2 by N1 is 1 by 2, half। तो N2 by N1 is half, तो N2 by N1 की जगह पे लिख दो हाफ। और डबल किसको किया? करंट को डबल किया, मतलब I2 is 2 times of I1, मतलब I2 by I1 is 2, मतलब ये आ गया आपका 2, कैंसल इक्वल टू 1, मतलब B2 इक्वल टू B1, मतलब नो चेंज, मतलब B का सिर्फ रहेगा B, ऑप्शन नंबर A। So that's it for today. We'll continue with more questions in the next session.